गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सौरभ शर्मा आपके सामने जनरल साइंस से रिलेटेड पहली वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो लाने का पर्पस क्या है या यह वीडियो देने का ख्याल क्यों आया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैंने ये पाया कि जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं या जितने भी वीडियोस जनरल साइंस से रिलेटेड हैं उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो वो उन बच्चों के लिए पर्टिकुलर है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करने वाले हैं, उनका वीडियो अलग है। दूसरी ओर जो बच्चे 9th 10th फर्स्ट ईयर या 12th में आ गए हैं और बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर नहीं हुए हैं और स्कूल के अंदर क्योंकि वो नई क्लासेस में हैं तो उनका जो लास्ट क्लास का जो नॉलेज थी जो उन्हें शायद कहीं मिस हो गई है, वो ऐसे लेक्चर जो भी वीडियोस में डले हुए हैं वो उन लोगों के लिए अलग है। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस डले हुए हैं। 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक साइंस का अलग वीडियो होगा अगर होगा तो, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग वीडियो होगा। मैंने ये विचार किया कि जनरल साइंस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका एक ऐसा वीडियो हर टॉपिक से तैयार किया जाए जिसमें उसे 9th वाला बच्चा देखे, 8th वाला स्टूडेंट देखे या कोई ऐसा स्टूडेंट देखे जो अपने फर्दर स्टडी करके किसी अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहाँ पर जनरल साइंस आती है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आती है। उनको इसी वीडियो के माध्यम से दोनों, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले लोग हैं चाहे वो 9 to 12 के स्टूडेंट हैं, उन सब लोगों को एक वीडियो, इसी वीडियो से उनकी जो आवश्यकता है, जो उनकी नीड है वो पूरी हो पाए। यही सोचकर प्लान किया गया और मैंने डिसाइड किया कि ईच डे में आपको आपके बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसे वीडियोस दूंगा जो आपको उन बेसिक बातों को क्लियर करेंगे जो कहीं ना कहीं क्लासरूम में आपने मिस कर दिया है, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं वो भी आपको इन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस को डे बाय डे देखिए और इनकरेज होइए, और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट कोई और एड ऑन इसमें करना हो तो मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पहला वीडियो जो मैं आज लेके आया हूं वो रिलेटेड है बायोलॉजी से। बायोलॉजी जो जनरल साइंस का पहला कॉन्सेप्ट है और इसमें जो पहला वीडियो है मेरा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इन सारे वीडियोस को ये सोचकर जरूर देखें कि आपकी बेसिक स्टडी जो क्लासरूम में नहीं हो पा रही है या कहीं ट्यूशन में नहीं हो पा रही है वो आपको यहाँ से पूरी जरूर मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वीडियो है आज हमारा रिलेटेड टू बायोलॉजी। अब क्योंकि दोनों बोर्ड के बच्चे जो भी हों वो भी देखें, वो भी ध्यान दे लें। इट इज़ नॉट फॉर ओनली सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इट इज़ रिलेट्स टू यूपी बोर्ड ऑल्सो। तो जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। जीव विज्ञान से रिलेटेड अगर बात करें तो आगे चलेंगे तो हम जानेंगे जीव विज्ञान की दो मेन ब्रांचेस बांटी गई हैं, दो मेन शाखाएं बांटी गई हैं, जिनमें से एक को ज़ूलॉजी कहा गया है एंड सेकंड को बॉटनी। ज़ूलॉजी एंड बॉटनी ये दो ब्रांच हैं बायोलॉजी की। ज़ूलॉजी जिसको हिंदी में काउंट करेंगे तो जंतु विज्ञान कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी जीव विज्ञान है, जीव में एनिमल्स भी आते हैं, जीव में प्लांट भी आते हैं। जंतु मीन्स एनिमल। तो अगर आप कोई भी एनिमल से रिलेटेड, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके बेसिक लिविंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो ज़ूलॉजी में आएगा, और अगर आप प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वो बॉटनी में आएगा। इसे बोलेंगे हिंदी में वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो हमारा ज़ूलॉजी से रिलेटेड है और उसी में आने वाला एक टॉपिक है मेन, जिसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में काउंट किया जाता है, इसलिए ये कॉमन टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है। और कहीं ना कहीं क्लासरूम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं। तो मैं बता दूं, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशा
विज्ञान या कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान कहा गया है या कोशा विज्ञान कहा गया है। कोशिका यानी कि सेल, सेल को आप सब लोग जानते हैं, एनसीईआरटी के अंदर इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, एनसीईआरटी की बुक्स में जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है, इट इज द, सॉरी मैं बता रहा हूं केवल आपको, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, आपको केवल बेसिक बात जान लो, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं बताना चाहूंगा कि जीवन की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी यूनिट है जिससे जीवन बना है वो सेल है। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक स्ट्रक्चर यूनिट को सेल कहा गया है। अब मैं इसे बता दूं, इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन कर दूं कि इसे फंक्शनल क्यों बोला गया है। क्रियात्मक इसलिए बोला गया है क्योंकि सेल क्रिया करती है, मीन क्रिया का बोले तो सेल डाइवर्ट होती है, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में कन्वर्ट होती है। फंक्शनल इसलिए बोला गया। स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? स्ट्रक्चर इसलिए बोला गया, चाहे ये माइक्रोस्कोपिक है लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर नजर आता है, और जिसका कोई स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और लाइफ की वो छोटी इकाई है जिससे आपका जीवन बनता है। या मैं ये भी कह सकता हूं, विदाउट सेल यू कैन नॉट इमेजिन लाइफ। जीवन को अगर आप कल्पना करेंगे तो सेल के बिना लिविंग बीइंग जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। अब बेसिक बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, सेल यानी कोश का जो वर्ड आया वो कहां से आया? तो सेल वर्ड ओरिएंटेड हुआ सेलुला, और इस वर्ड को ओरिएंटेड जिसने किया उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, एंड उन्होंने इसे किया 1665 में। समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सेल वर्ड आया सेलुला से। सेलुला क्या होता है मैं जब आपको रॉबर्ट हुक के बारे में इन्होंने जो किया वो बताऊंगा तो ये सेलुला आपके समझ में आ जाएगा। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में जो पेड़ की बार्क होती है उसे कॉर्क कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, कॉर्क, ट्री की कॉर्क, छाल। तो पेड़ की कॉर्क जो पार्ट है उसमें उन्होंने क्या देखा, जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने पाया उसमें शहद के छत्ते जैसे, यानी जब मधुमक्खियां छत्ते में से उड़ जाती हैं तो पोर दिखाई देते हैं, गड्ढे गड्ढे। तो ऐसा स्ट्रक्चर पाया, और उस स्ट्रक्चर को जब उन्होंने कंपेयर किया तो क्या पाया? सेलुला। सेलुला क्या समझिएगा, वो जगह जहां पर मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु जिस घर में रहते हैं उसका स्ट्रक्चर सेम ऐसा था जैसा कि उन्होंने कॉर्क को देखने पर उसके अंदर हनी बी के छत्ते समान स्ट्रक्चर पाया था ना। तो हनी बी के छत्ते की तरह जो गड्ढे पोरस था, ऐसा ही स्ट्रक्चर सेलुला का होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और इसी वजह से सेलुला से ओरिएंटेड बढ़ाया सेल, और सेल की खोज का श्रेय गया 1665 में रॉबर्ट हुक को। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सेलुला वो जगह है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और बौद्ध भिक्षु जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का स्ट्रक्चर सेम था। किसकी तरह? पेड़ जो शहद की मधुमक्खियां होती हैं जब वो उड़ जाती हैं छत्ता खाली हो जाता है, वैसा स्ट्रक्चर था। किसको देखने पर? पेड़ की छाल कॉर्क को देखने पर। किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। तो इसलिए उन्होंने सेलुला को व्याप पर सेल नाम दिया। इसमें मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि डिस्कवरर और सेल, तो यहां से सेल की डिस्कवरी हुई, लेकिन ये एक बात आप नोट कर लीजिएगा, इट वॉज अ नॉन लिविंग सेल। ये आपकी नॉन लिविंग सेल थी जिसे आपके रॉबर्ट हुक ने खोजा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नॉन लिविंग सेल को खोजने का श्रेय किसे जाता है। नॉन लिविंग सेल को खोजने का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को, और हु इज द डिस्कवरर या हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो रॉबर्ट हुक। तो मैं बताना चाहूंगा ये साइटोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है अभी। नॉन लिविंग सेल की खोज यहां पर रॉबर्ट हुक ने कर दी 1665 में। अब इन्हीं से रॉबर्ट हुक से इंस्पायर्ड होकर एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने और सर्च किया, और उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं,
जिनकी हमने कैटेगरीज 5 बांटी हुई हैं, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने खोज की, जिनका नाम मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोज की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोज की, किसकी खोज की, मैं नाम बता रहा हूं दोबारा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज की किसकी, सेल की, लेकिन किसकी, ये वाली सेल आपकी लिविंग की। तो यहां ध्यान रखिएगा, लिविंग सेल की खोज का क्रेडिट जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, और नॉन लिविंग सेल का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। एक बात और समझा देना चाहूंगा यहीं पर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजे गए, उनका फादर बोला जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल देखी, वो देखी थी इन्होंने बैक्टीरिया और उसके बाद प्रोटोजुआ में। तो प्रोटोजुआ को कौन प्रकाश में लाया, किसने प्रोटोजुआ के बारे में बताया, सब जानते हैं, जीवाणु और प्रोटोजुआ ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसने कहा गया है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा गया है। और यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, लिविंग सेल की खोज किसने की, हु वॉज द डिस्कवरर और लिविंग सेल, डिस्कवरर थे इसके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। डाउट नहीं होना चाहिए, मिस्टेक क्या कर देते हैं हम, ये भूल जाते हैं सेल की डिस्कवरी पूछी जाती है तो हम वहां पर रॉबर्ट हुक को टिक कराते हैं, और पर हम ये देखना भूल जाते हैं उसमें लिविंग सेल बोला गया है या नॉन लिविंग सेल बोला गया है। मैं दोबारा बोल दूंगा, लिविंग सेल कहा जाएगा तो आप जाएंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के साथ, और सेल कहा जाएगा तो आप जाएंगे रॉबर्ट हुक के साथ। और यहीं पर एक बात और क्लियर हो गई, माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी नहीं कहा गया है, इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीवों से जुड़ा हुआ विज्ञान। मैं आपको जो जो समझा रहा हूं वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है साइटोलॉजी का, क्लियर होना चाहिए, और आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। इसके बाद सेल से रिलेटेड बातें शुरू की, जिसे सेल थ्योरी कहा गया, और इसे देने का क्रेडिट गया स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हुए, और इन दोनों ने मिलकर बताया सेल थ्योरी के बारे में। अभी हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। सेल थ्योरी के बारे में बताया स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्या बताया, वैसे सेल थ्योरी को अपने आप में देखा जाए तो एक लंबा टास्क है, मैं आपको सेल थ्योरी को 3 पॉइंट में डिफाइन कर रहा हूं। पहला, जो भी लिविंग बीइंग है, एवरी लिविंग बीइंग, हर कोई जीवित है जो बीइंग, इज मेड अप ऑफ सेल, यानी प्रत्येक जीवित प्राणी किससे मिलकर बना हुआ है, लिविंग बीइंग जीवित प्राणी मेड अप ऑफ सेल, सेल से मिलकर बना हुआ है, कोशा से मिलकर या कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने यहीं पर इसे डिफाइन किया, क्योंकि जीवित प्राणी के अंदर सेल पाई जाएंगी। अब नंबर ऑफ सेल के आधार पर इन्होंने जीवित प्राणियों को, लिविंग बीइंग को डिफाइन कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी में बांट दिया। तो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग अगर काउंट किया गया तो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा। पहला, सिंगल सेल एनिमल्स, सिंगल सेल, जिन्हें ज़ूलॉजी के टर्म में उन्हें यूनिसेलुलर कहा गया। हिंदी में मैं बोलने वाला हूं अभी, इन्हें कहा गया एक कोशिकीय, यानी इनके स्ट्रक्चर में, इनके शरीर के निर्माण में एक ही कोशा का प्रयोग हुआ था। दोबारा बता दे रहा हूं, सेल थ्योरी में एवरी लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल, हर जीवित प्राणी सेल से मिलकर बना होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कहा भी था मैंने, सेल के अंदर जीवन नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ सेल को देखें तो सिंगल सेल को बोला यूनिसेलुलर, यानी एक कोश की है, और इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, मैक्सिमम प्रोटोजुआ जो है वो इसी में आते हैं। मैं आपको एक आध एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल इसमें आप काउंट कर लीजिएगा, यीस्ट,
अमीबा, यीस्ट और अमीबा, यीस्ट और अमीबा ये दोनों, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल में आएंगे बिकॉज इनके स्ट्रक्चर में एक ही सेल है। और दूसरा अगर बोला जाए तो दूसरे को बोला गया मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल थी। सिंगल सेल को यूनिसेलर, एक से ज्यादा सेल वालों को मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर को हिंदी में हम कहते हैं बहु, बहु मीन्स ज्यादा, और सेलुलर कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा सेल वाले लोग, जीव जंतु, जिनको हम ह्यूमन लिविंग बीइंग में काउंट करेंगे, और जितने भी एनिमल्स हैं सब आप इसी में काउंट करोगे। मैं दोबारा आपको समझा देना चाहता हूं। सेल थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट फ्लैरेंस स्वान ने बोला, जो भी जीवन है जिसके अंदर वो सेल से मिलके बना होगा, एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल फर्स्ट। सेकंड वन इज नंबर ऑफ सेल के आधार पर बात की गई। सिंगल सेल को जिनके अंदर एक सेल पाई गई उनको कहा गया यूनिसेलुलर, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स पाई गई उनको कहा गया मल्टीसेलुलर। दोनों के एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिए हैं। और तीसरा जो इनका टॉपिक किया सेल थ्योरी का जो क्राइटेरिया था वो ये था, हर सेल अपने आप में स्पेसिफिक है, यानी हर सेल अपने आप में क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, अपना अपना काम करती हैं, लेकिन जब उनको एक साथ काम करने की नीड आए तो वो यूनाइट हो जाती हैं। सबका अलग अलग फंक्शन है, सब अपने अपने कार्य के लिए बिजी है, लेकिन जब उन्हें एक साथ काम करना हो वो यूनाइट हो जाती है। एग्जाम्पल मैं क्लियर कर दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और सेल थ्योरी में क्या बोलना चाह रहे थे वो। मान लीजिए आपका रोड पर आप चल रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आप रोड पर चल रहे हैं और कोई आपके मोबाइल को या पर्स को या बाइक को लेके भागा, चला, आप उसके पीछे भागे। भागने के लिए आपने ऑर्डर दिया, ब्रेन ने पैर की सेल यानी पैर एक्टिवेट हुए और भागे। अब ऐसा तो नहीं जब आप उसे पकड़ने जा रहे होंगे या उसे पकड़ने वाले होंगे तो आप पैरों को आगे बढ़ाएंगे कि पैर से पकड़ लें, आप हाथों को बढ़ाओगे। तो यहां पर पैर और हाथ की जो सेल जिनका अलग अलग फंक्शन होता है उन दोनों यूनाइट फॉर्म में काम किया, यानी वो क्या हो गई, जरूरत पड़ने पर वो यूनाइट हो गई, वो एक हो गई। और ये हमसे अच्छी है, हमसे अच्छी है, क्योंकि नीड पड़ने पर हम लोग अपनी जरूरत पर साथ नहीं आ पाते, हम लोग वैसे साथ नहीं आ पाते, हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जिसे भगवान ने बना के भेजा है और कहा था तुम अलग अलग काम करोगे, लेकिन जब कष्ट आएगा, जब टेंशन आएगी, जब आप प्रॉब्लम में आओगे तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। और आप हुए, तभी आप उस चोर को या उस बंदे को पकड़ पाओगे। उम्मीद करता हूं इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं उम्मीद कर सकता हूं आगे बढ़ रहा हूं, ज्यादा नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था लिमिटेड देना ट्राई करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं उतना ही दूं जितना एक वीडियो में 20-25 मिनट में आप तक पहुंच सकता है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसी बात को, अभी तक हमने सेल की बात नहीं की है, अभी हमने केवल बात की साइटोलॉजी के अंदर सेल कैसे खोजी गई, लिविंग सेल, सेल थ्योरी। अब हम सेल के स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैंने कहा ना, जिनका बेसिक छूट गया है उनका बेसिक भी यहां से क्लियर होगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेल को लेकर अगर हम बात करें, अब हम आगे मेन अपने टॉपिक पे, जिसे हमने कहा सेल। अगर सेल की बात करें, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, सब लोगों को मालूम है, थोड़ा बहुत याद भी होगा। अगर मैं बात करूं सेल के पार्ट्स की, सेल के भाग कितने होते हैं, तो सेल के दो मेन भाग होते हैं। शायद आपको याद हो तो अच्छी बात। अगर आप दो भाग, सेल के टाइप नहीं बोल रहा हूं, भाग बोल रहा हूं, वो है पहला जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर यानी पूरी सेल को आप या तो बांटो प्रोटेक्टिव लेयर में, और दूसरा भाग है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर को रक्षात्मक, रक्षा करने वाली रक्षात्मक लेयर को बोलते हैं आवरण, रक्षात्मक आवरण। और दूसरा है आपका जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। तो पूरी सेल को दो पार्ट में बांटा गया है, सेल के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा गया है, प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटोप्लाज्म। तो आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा प्रोटेक्टिव लेयर की।
समझना चाहिए और सोचिएगा। अगर आपको मैं पूछूं या आपको मैं बोलूं कि आप मुझे बताइए रक्षा करने वाली, यानी अगर आपके शरीर की रक्षा करने के लिए, ब्रेन की रक्षा करने के लिए स्कल दिया गया है, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, ये ऊपर से हार्ड क्यों होती है? क्योंकि अंदर ब्रेन सॉफ्ट है उसकी रक्षा करने के लिए। आउटर है, बाहर है, बाहर है, अंदर है। आप अगर देखोगे तो आपका ब्रेन अंदर है, स्कल बाहर है। उसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर जो लेयर है, ये स्किन, ये आपकी टेम्परेचर से रक्षा करती है, ये आपको बचाती है। ठीक, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो भी रक्षात्मक आवरण होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं, वो बाहर होंगे। रक्षात्मक आवरण रक्षा करने वाले अंदर कभी नहीं होंगे। अगर हमारे जितने भी सोल्जर हैं जो सरहद पर खड़े हुए हैं, वो सरहद के इस तरफ हैं, अपने बैरक के अंदर नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, उन्हें बाहर होना ही होना है। अगर वो बाहर होंगे तभी रक्षा कर पाएंगे। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो रक्षात्मक आवरण, एक प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा बाहर होती है, और इसी प्रोटेक्टिव लेयर के दो पार्ट है सेल के अंदर। इसी प्रोटेक्टिव लेयर के पहले को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोबारा बता दूं, रक्षात्मक आवरण। अभी हम सेल के टाइप नहीं बोल रहे, सेल के टाइप वो वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। केवल आपको क्या बोल, मैं अभी केवल आपको सेल के टाइप में बताकर सेल का पार्ट बता रहा हूं, जिसमें पहला पार्ट है प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे मैंने प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में बता दूंगा अभी क्या बोलते हैं। और सेकंड है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक माइनर सी मिस्टेक है, समझिएगा। पहला पार्ट है इसका, सॉरी टू इंटरप्ट, इसे बोलते हैं सेल वॉल, सॉरी, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये दो पार्ट हैं, ये दो प्रोटेक्टिव लेयर हैं जो रक्षा करती हैं सेल की। मैं दोबारा बता दूं, मैंने सेल को दो भाग में बांटा। पहले को बोला मैंने प्रोटेक्टिव लेयर, दूसरे को बोला प्रोटोप्लाज्म। इसकी बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं प्रोटेक्टिव लेयर की। प्रोटेक्टिव लेयर को पहला पार्ट है सेल वॉल। सेल मतलब कोशिका, अभी अभी मैंने आपको बताया हिंदी में कोशा या कोशिका, और वॉल को ज़ूलॉजी टर्म में भित्ति कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका और मेम्ब्रेन को कहते हैं हिंदी में झिल्ली। जानना जरूरी है, एक ही वीडियो में सबका बेनिफिट होना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो रक्षात्मक आवरण सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल चीज आपको समझाऊं, रफली डायग्राम में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और आज हम केवल इतना ही जानेंगे। इमेजिन कीजिए ये केवल आपको समझने के पर्पज से है, इसका रियल में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझाने के लिए मैं आपको बनाना चाह रहा हूं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसकी एक आउटर लेयर है और दूसरी एक इनर लेयर है। आउटर लेयर है और अंदर एक इनर लेयर है। ये सेल का स्ट्रक्चर है, रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको। ये इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब ये कौन सी सेल है, प्लांट एनिमल, वो बात की बात है, लेकिन अभी ये सेल का स्ट्रक्चर है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए ये एक सेल का रफली स्ट्रक्चर है। तो अब सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो जो बाहरी वाला आवरण है, जो बाहर है, बाहर तो दोनों है लेकिन सबसे आउटर पे है, इसे कहते हैं सेल वॉल, या हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जैसा कि ऊपर लिख दिया है मैंने। तो आज मैं सेल वॉल के बारे में आपको बता दूं। सेल वॉल का एक अपने आप में प्लस पॉइंट है। सेल वॉल सबसे पहले पाई कहां जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में आपको ये टर्मिनोलॉजी दिखाई देती है लिखी हुई, आपको दो सेल के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक में ही लिखा हुआ है, एक में ही नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्लांट सेल है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में पाई जाएगी और एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। पहली बात, इसका फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बलून है,
मैं बॉडी वाला एग्जांपल देके बाद में अभी जो फ्रंट में एक नॉर्मल लाइफ वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बलून है और उस बलून में क्या है, पानी भरा हुआ है, और अगर मैं आपसे बोलूं वो बलून पूरा भरा हुआ, उसे आपको फूटने नहीं देना है, तो आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, मतलब कार्ड का बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड, उसके अंदर बलून को फेंक दिया। अब बाहर से कार्डबोर्ड उस बलून को कवर किया हुआ है, यानी बलून फूट नहीं रहा। इसी तरह ये जो सेल वॉल है, जो सेल के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, उनकी रक्षा करते हैं। यानी फर्स्ट वर्क इनका क्या है, दे, जैसा बताया, दे प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, एक और फंक्शन, ये स्ट्रक्चर देते हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर, ये प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देते हैं। प्लांट सेल को सेल वॉल स्ट्रक्चर देती है, प्रोटेक्शन करती है। और मैं आपको बता दूं, प्लांट की अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ करने के लिए परमिशन, ये सेल वॉल के बढ़ने पर ही प्लांट ग्रोथ करता है। तो प्लांट सेल के अंदर मैंने एक सिंपल सी बात आपको बोली, केवल सेल वॉल की बात कर रहा हूं, प्रोटेक्टिव लेयर में सेल वॉल की बात कर रहा हूं। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, किसे, इंटरनल पार्ट को, प्लांट के अंदर के सेल के पार्ट को, सेल के अंदर, और स्ट्रक्चर को हार्ड बनाना, एक स्टेबिलिटी देना, हार्ड स्ट्रक्चर बनाना। और सेल वॉल के बारे में और बात करें तो सेल वॉल मिलके बनी होती है, एक कंपोनेंट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज। सेलुलोज, सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेल वॉल हमेशा सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और यहीं पर एक बात और बताना चाहूंगा, समझिएगा, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा गया है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, यानी नेचर में पाए जाने वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में कौन पाया जाता है, सेलुलोज। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में नेचर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और आपको भी जानना चाहिए कि नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो है सेलुलोज। और सेलुलोज से क्या बना होता है, सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। और सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, बलून को बचाना है फूटने से, कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है किसके लिए, सेल ऑर्गेनल्स के लिए। और स्ट्रक्चर देना, स्ट्रक्चर देती है प्लांट को, एक हार्ड स्ट्रक्चर देती है प्लांट को। तो सेल वॉल का इतना ही फंक्शन है। इसमें एक चीज और अगर चाहें तो ऐड ऑन कर लेंगे हम, सेल वॉल को सेमी परमिएबल कहा जाता है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब ये कुछ लिमिटेड चीजों को सेल के अंदर यानी अंदर जाने की परमिशन दे देती है। सेमी परमिएबल यानी पूरी तरह अलाउ नहीं करती, कुछ चीजों को आदान प्रदान या एक्सचेंज कर लेते हैं, गैसेज एक्सचेंज वगैरह सेल वॉल के थ्रू हो जाता है। तो इसे इसलिए सेल वॉल को कहा जाता है सेमी परमिएबल। मैं यहां पर लिख रहा हूं सेमी परमिएबल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और हिंदी में कहते हैं इसे अर्धपारगम्य। अर्ध मीन्स आधा, पारगम्य मीन्स जिसके आर पार चला जाए, तो सेल वॉल आपकी अर्धपारगम्य है। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने आपको बताया सेल के दो पार्ट, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटेक्टिव लेयर के दो पार्ट, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल को बोला कोशिका भित्ति, इसे बोला कोशिका झिल्ली। और सेल वॉल का काम मैंने बताया, ग्राफिक डायग्राम लिया सेल का। आपको यहां पर दो बातें क्लियर हो गई। पहली, अगर किसी सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल है तो वो एनिमल सेल नहीं है, वो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। उसके अलावा एक बात और क्लियर हुई, सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। और ये सेमी परमिएबल होता है। मैंने आपको इसके फंक्शन समझा दिए। तो प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिक बातें आपको जो मिली हैं ये आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। बस एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी इतनी है, वीडियोस को जब भी आप देखें तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर बैठें। और एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर आपको रटना नहीं है, यहाँ पर आपको रटने के ऊपर नहीं जाना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेने हैं। और वही मेरा प्रयास है, ये वीडियोस का प्रयास ही यही है। आपको जो जितने वीडियोस मिलेंगे उनका पहला प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको वो मिले मैटर जो आपको बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं मिस हो गया है, या आपको वैसे नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जनरल साइंस की बात है, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और अगर समझ में आए, अच्छा लगे, तो मैं चाहूंगा आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को, जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपने दोस्तों को जो घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का टाइम है, उनके लिए एक अच्छा काम कर दीजिए, पुण्य वाला काम होगा, उनके लिए शेयर कीजिएगा। और ऐसे वीडियोस मैं आपको डे बाय डे देता रहूंगा। अपने नीड अगर आपकी किसी नए टॉपिक की होगी, वैसे मैं आपको अपने अकॉर्डिंग टॉपिक बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के दूंगा। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है, आपको अर्जेंट है, आपको चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।